पर्सनल स्टडी में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल और संसाधनों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक किताब है, भारत का भूगोल और संसाधनिक परिचय। उसके कुछ हिस्से हैं स्रोत के तौर पर। कोशिश ये रहेगी कि इन हिस्सों से ज़रूरी जानकारी निकालें ताकि भारत की ज़मीनी बनावट, उसके संसाधन, इसके एक साफ तस्वीर बन सके। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले भारत की स्थिति और विस्तार। हम जानते हैं कि ये एशिया के दक्षिण में है, पर इसका फैलाव कितना है, मतलब अक्षांश और देशांतर के हिसाब से? हाँ, इसका अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। काफी बड़ा फैलाव है ये। सही। और क्षेत्रफल, साइज के हिसाब से ये कितना बड़ा है दुनिया में? क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो भारत दुनिया में 7वें नंबर पर आता है, करीब 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या, खैर स्रोत के हिसाब से जो 2011 का है, दूसरा, पर अब तो हम पहले पर हैं। हाँ, वो तो है। और इसकी सीमाएं भी काफी अलग अलग हैं। बिल्कुल। उत्तर में देखिए विशाल हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर खुला हुआ, पश्चिम में पाकिस्तान है और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। ये स्थिति इसे खास बनाती है। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी भौगोलिक बनावट पर। स्रोत इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटता है ना? हाँ, 6 प्राकृतिक क्षेत्र बताए गए हैं। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, मरुस्थल और फिर द्वीप समूह। चलिए हिमालय से शुरू करते हैं। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि भारत के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। हिमालय को आप 3 समानांतर श्रृंखलाओं की तरह देख सकते हैं। सबसे उत्तर में है महान हिमालय या हिमाद्री, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां यही हैं। कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ बिल्कुल। फिर उसके दक्षिण में है मध्य हिमालय या हिमाचल, खूबसूरत घाटियां, हिल स्टेशन यही है। और सबसे दक्षिण में, मतलब मैदानों से ठीक पहले, वो है शिवालिक पहाड़ियां। ये कम ऊंची हैं। और भौगोलिक रूप से इनका क्या महत्व है, मतलब मौसम वगैरह पे असर? बहुत ज्यादा। एक तो ये मध्य एशिया से आने वाली जो बर्फीली हवाएं हैं उनको रोकते हैं, भारत को कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। दूसरे, ये मानसूनी हवाओं को रोककर उत्तर भारत में खूब बारिश करवाते हैं। अच्छा। हाँ, और इसी से हमारी नदियों में पानी भी आता है। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये नए पहाड़ हैं, अभी भी बन रहे हैं। तो मतलब भूस्खलन, भूकंप का खतरा रहता होगा? हाँ, खासकर हिमाचल और शिवालिक वाले इलाकों में। ठीक है। हिमालय के दक्षिण में फिर आते हैं विशाल उत्तरी मैदान। स्रोत कहता है ये बहुत उपजाऊ हैं। दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक हैं ये बने हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से। जलोढ़ मिट्टी जिसे कहते हैं। हाँ, जलोढ़ मिट्टी। लाखों सालों से ये नदियां पहाड़ों से मिट्टी लाकर यहाँ बिछाती रही हैं। इसी वजह से ये खेती के लिए जबरदस्त है। कौन कौन सी फसलें मुख्य हैं यहाँ? गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, ये सब बड़े पैमाने पर होता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब इसी मैदानी इलाके में है। इसे तो भारत का अन्न भंडार कह सकते हैं फिर। बिल्कुल। देश की ज्यादातर खाने की जरूरतें यहीं से पूरी होती हैं। और यहाँ बड़े बड़े डेल्टा भी हैं जो बहुत उपजाऊ हैं। मैदानों से और दक्षिण में चलें तो आता है प्रायद्वीपीय पठार। स्रोत कहता है ये भारत का सबसे पुराना जमीनी हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। ये बहुत पुरानी सख्त चट्टानों से बना है। त्रिभुज जैसा आकार है इसका। माना जाता है कि ये गोंडवाना लैंड नाम के एक प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा था। अच्छा, गोंडवाना लैंड का? हाँ, इसीलिए ये हिमालय की तरह नया और अस्थिर नहीं, बल्कि काफी स्थिर भूखंड है। इसके 2 मुख्य भाग हैं। एक तो मध्य उच्च भूमि, जिसमें मालवा का पठार वगैरह आता है, और दूसरा दक्कन का पठार। ये पूरा इलाका खनिजों से भरा पड़ा है। खनिज जैसे कोयला, लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट। भारत के उद्योगों के लिए जो जरूरी हैं, वो ज्यादातर यही मिलते हैं। एक और बात, यहाँ की नदियां के बारे में कुछ खास है शायद, नर्मदा और तापी। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। यहाँ की 2 मुख्य नदियां, नर्मदा और तापी, ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, जबकि भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिम से पूरब बहती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, मतलब जमीन में जो दरारें पड़ गईं उनसे, और अरब सागर में गिरती हैं। अच्छा, अब इस पठार के दोनों तरफ जो तटीय मैदान हैं उनकी बात करते हैं, पश्चिमी और पूर्वी। इनमें क्या अंतर है?
इनमें काफी अंतर है। पश्चिमी तटीय मैदान जो पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच है वो काफी संकरा है। इसके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कोंकण तट, मालाबार तट। हाँ, सुना है। और ये तट थोड़ा कटा फटा है, जिससे यहाँ कई अच्छे बंदरगाह बन गए हैं। और पूर्वी तट? पूर्वी तटीय मैदान जो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच है, वो ज्यादा चौड़ा है। यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां बड़े डेल्टा बनाती हैं। तो ये ज्यादा उपजाऊ होगा। हाँ, चावल की खेती यहाँ खूब होती है। और इसके तटों के भी नाम हैं, जैसे कोरोमंडल तट। और हाँ, सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो भी इसी पूर्वी तट का हिस्सा है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। सही कहा, सुंदरबन। और फिर रेगिस्तान भी है भारत में, थार मरुस्थल। हाँ, थार मरुस्थल। ये मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में है, थोड़ा गुजरात में भी है। बहुत सूखा इलाका है, बारिश ना के बराबर, साल में 150 मिलीमीटर से भी कम। बाप रे। और तापमान? दिन में बहुत गर्मी, रातें ठंडी। और दूर दूर तक रेत के टीले, जिन्हें धोरे भी कहते हैं। स्रोत में बाधर और थल जैसे नाम भी है, शायद ये टीलों के प्रकार होंगे। और यहाँ जीवन कैसे चलता है? पानी की बहुत कमी है, तो कंटीली झाड़ियां, घास ही उगती है। ऊंट यहाँ सबसे जरूरी है। मरुस्थल का जहाज? बिल्कुल, परिवहन, जीवन यापन, सब में ऊंट का बड़ा रोल है। ठीक है, अब मुख्य भूमि से हटकर द्वीपों पर आते हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लक्षद्वीप तो अरब सागर में है, केरल तट से ज्यादा दूर नहीं। करीब 36 छोटे छोटे द्वीप हैं। ये मूंगे की चट्टानों से बने हैं। मतलब कोरल आइलैंड्स। अच्छा, कोरल से बने हैं? हाँ, बहुत खूबसूरत है, सफेद रेत, लेगून वगैरह। और अंडमान निकोबार? वो बंगाल की खाड़ी में है। ये करीब 572 द्वीपों की लंबी श्रृंखला है। लक्षद्वीप से काफी बड़े हैं और ये ज्वालामुखी से बने हैं। ज्वालामुखी से? मतलब वहां सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं? हाँ, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप वो अंडमान में ही है। यहाँ घने जंगल है और समुद्री जीवन बहुत विविध है। और इनकी लोकेशन भी शायद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हिंद महासागर में इनकी स्थिति भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब नदियों पर वापस आते हैं। स्रोत इन्हें 2 ग्रुप में बांटता है, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। क्या फर्क है इनमें? सबसे बड़ा फर्क है पानी कहाँ से आता है और कब तक रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनको पानी बर्फ पिघलने से भी मिलता है और बारिश से भी। तो मतलब इनमें साल भर पानी रहता है? हाँ, ये 12 मासी नदियां हैं। ये लंबा सफर तय करती हैं, बहुत सारी मिट्टी लाती हैं। गंगा का मैदान तो दुनिया के सबसे घने बसे और उपजाऊ इलाकों में से है। और प्रायद्वीपीय नदियां? प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये ज्यादातर बारिश पर निर्भर हैं। इसलिए ये मौसमी होती हैं। गर्मियों में पानी कम हो जाता है, कुछ सूख भी जाती हैं। अच्छा, और ये लंबाई में भी कम होती होंगी? हाँ, हिमालयी नदियों से कम लंबी होती हैं और इनकी घाटियां भी उतनी गहरी नहीं होती। ठीक है, अब जरा भारत के मौसम की बात करें। स्रोत कहता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। इसका क्या मतलब है? देखिए, उष्णकटिबंधीय इसलिए क्योंकि कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। मतलब देश का ज्यादातर हिस्सा गर्म क्षेत्र में है। और मानसूनी इसलिए क्योंकि यहाँ हवाओं की दिशा मौसम के साथ पूरी तरह बदल जाती है। अच्छा, वो मानसून वाली हवाएं। हाँ, दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक समुद्र से जमीन की ओर आती हैं और खूब बारिश लाती हैं। फिर हवाएं लौटती हैं। मोटा मोटा 4 मौसम होते हैं, गर्मी, बरसात, शरद और सर्दी। और ये मानसून खेती के लिए बहुत जरूरी है ना? जीवनदायिनी है। आज भी देश की ज्यादातर खेती इसी पर निर्भर करती है। हालांकि ये हर जगह एक जैसा नहीं बरसता, कहीं ज्यादा कहीं कम। यही इसकी खासियत भी है, चुनौती भी। और जाहिर है मौसम और बारिश का सीधा असर पेड़ पौधों पर पड़ता होगा। कैसी वनस्पति मिलती है भारत में? बिल्कुल, बारिश के हिसाब से अलग अलग तरह के जंगल हैं। जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व, वहां घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, साल भर हरे। सदाबहार मतलब हमेशा हरे? हाँ। फिर जहां औसत बारिश होती है, वहां मानसूनी या पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब पत्ते गिराने वाले। अच्छा, पतझड़ वाले? हाँ, गर्मी से पहले पानी बचाने के लिए पत्ते गिरा देते हैं। सागौन, साल जैसे पेड़। ओके। जहाँ बारिश कम है, वहाँ कंटीले वन और झाड़ियाँ, कैक्टस, बबूल वगैरह। और पहाड़ों पर? पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ पेड़ बदलते हैं, पहले चौड़ी पत्ती वाले, फिर
चीड़ देवदार जैसे नुकीली पत्ती वाले। हाँ। और समुद्र तटों पर डेल्टा में वो खास मैंग्रोव वन होते हैं, जैसे सुंदरबन में खारे पानी वाले। ठीक है। पेड़ पौधों के साथ जंगली जानवर भी? स्रोत कुछ खास जानवरों का जिक्र करता है। हाँ, भारत वन्य जीवों के मामले में बहुत समृद्ध है। कुछ तो ऐसे हैं जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। जैसे एशियाई शेर अब सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में है। अच्छा, सिर्फ गिर में? हाँ, और बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु, उसके लिए जिम कॉर्बेट, कान्हा, सुंदरबन जैसे कई टाइगर रिजर्व हैं। हाथी आपको दक्षिण भारत और असम के जंगलों में मिलेंगे। एक सींग वाला गैंडा भी तो है? हाँ, वो असम के काजीरंगा में और बर्फीले पहाड़ों में हिमतेंदुआ। इनके अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन इन पर खतरा भी तो है। खतरा बढ़ रहा है, इसीलिए सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी परियोजनाएं शुरू की हैं। सही है। अच्छा, मिट्टी की बात करते हैं। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मिट्टी होगी। बिल्कुल, और मिट्टी का सीधा असर खेती पर पड़ता है। सबसे जरूरी है जलोढ़ मिट्टी। उत्तर के मैदानों में मिलती है, बहुत उपजाऊ, गेहूं चावल के लिए बेस्ट। और दक्कन के पठार पर? वहाँ काली मिट्टी मिलती है, जिसे रेगुर भी कहते हैं। ये लावा चट्टानों से बनी है। इसकी खासियत है कि ये नमी सोख कर रखती है। कपास के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, कपास के लिए काली मिट्टी? हाँ, फिर लाल मिट्टी भी है जो पठार के किनारों पर मिलती है। लोहे के कारण रंग लाल होता है। और जहाँ बहुत बारिश और गर्मी हो वहाँ लेटराइट मिट्टी बनती है। चाय, कॉफी, काजू के लिए ठीक रहती है। कई तरह की मिट्टियां हैं मतलब? हाँ, इनके अलावा पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी भी है। ठीक है, जमीन की बात हो गई। अब जमीन के नीचे चलते हैं। खनिज संसाधन, भारत कैसा है इस मामले में? खनिज भी काफी हैं, पर हर जगह नहीं। ज्यादातर प्रायद्वीपीय पठार में मिलते हैं। कोयला सबसे अहम है बिजली बनाने के लिए। इसके बड़े भंडार झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में है। और लोहा, स्टील के लिए जो जरूरी है? लोहा भी इन्हीं इलाकों में ज्यादा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक। एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट चाहिए, वो उड़ीसा में बहुत मिलता है। उड़ीसा मतलब खनिजों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, मैग्नीज, तांबा, चूना पत्थर, अभ्रक, ये सब भी मिलता है। सोना पहले कर्नाटक की कोलार खानों से निकलता था, पर अब वहाँ उत्पादन बहुत कम है। तो मतलब खनिज हैं पर बिखरे हुए हैं। हाँ, वितरण असमान है। और ऊर्जा के दूसरे स्रोत क्या हैं कोयले के अलावा? पारंपरिक स्रोतों में कोयले के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। असम, गुजरात और मुंबई हाई से मिलते हैं। पर हमें अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। पानी से बिजली, हाइड्रो पावर? हाँ, जल विद्युत के लिए बड़े बांध बने हैं। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, टिहरी। परमाणु ऊर्जा के भी प्लांट हैं, तारापुर, काकरापाड़, कुडनकुलम। लेकिन आजकल तो नवीकरणीय ऊर्जा की बात ज्यादा होती है। हाँ, सोलर, विंड। बिल्कुल। और भारत इस पर काफी जोर दे रहा है। सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात जैसे इलाके बहुत अच्छे हैं। और पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु, गुजरात में काफी पवन चक्कियां हैं। ये भविष्य के लिए जरूरी भी है। बहुत जरूरी। ठीक है, अब आते हैं कृषि पर। भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। मुख्य फसलें कौन सी हैं? हाँ, आज भी लगभग आधी आबादी खेती से जुड़ी है। फसलें दो तरह की हैं, खाद्यान्न और नकदी। खाद्यान्न में चावल और गेहूं सबसे अहम। चावल पूर्वी और दक्षिणी भारत में ज्यादा, गेहूं उत्तर पश्चिम में। और नकदी फसलें मतलब जो बेचने के लिए उगाई जाती हैं? उनमें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, जिनसे तेल निकलता है, ये मुख्य हैं। चाय और कॉफी भी अहम पेय फसलें हैं। असम की चाय, कर्नाटक की कॉफी। हरित क्रांति का भी जिक्र आता है अक्सर। उसने क्या बदला? 1960 के दशक में आई थी हरित क्रांति। अच्छे बीज, खाद, सिंचाई का इस्तेमाल बढ़ा। इससे गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया। भारत अनाज में आत्मनिर्भर हो गया। अच्छा, फलों सब्जियों की खेती भी होती है? हाँ, बागवानी भी महत्वपूर्ण है। हिमाचल का सेब, महाराष्ट्र के संतरे, केले। खेती के लिए पानी बहुत जरूरी है और मानसून भरोसेमंद नहीं, तो सिंचाई के क्या इंतजाम है? सिंचाई बहुत जरूरी है। उत्तर भारत में नहरें और ट्यूबवेल ज्यादा चलते हैं। और दक्षिण भारत में? वहाँ तालाबों और कुओं से सिंचाई ज्यादा होती है। और पानी के सही इस्तेमाल के लिए और बिजली बनाने के लिए भी कई बड़ी बहुउद्देश्य परियोजनाएं बनाई गई हैं। जैसे? स्रोत में किनका जिक्र है? जैसे भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, सरदार सरोवर
नर्मदा पर। ये सिंचाई और बिजली दोनों में मदद करती हैं। ठीक है। खेती के बाद उद्योग, कौन से बड़ा उद्योग हैं भारत में? आजादी के बाद उद्योगों पर काफी ध्यान दिया गया। लोहा इस्पात उद्योग बहुत अहम है। जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला ये बड़े केंद्र हैं, ज्यादातर खनिजों के पास। और कपड़ा उद्योग, वो तो बहुत पुराना है। हाँ, सूती कपड़ा उद्योग पहले मुंबई, अहमदाबाद मुख्य थे, अब काफी फैल गया है। चीनी उद्योग गन्ने वाले इलाकों में है, जैसे यूपी, महाराष्ट्र। और आजकल कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा चर्चा में है? आईटी। बिल्कुल, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी और सॉफ्टवेयर। पिछले कुछ दशकों में इसने जबरदस्त तरक्की की है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई ये सब बड़े आईटी हब बन गए हैं। इनके अलावा ऑटोमोबाइल, फार्मा, दवाइयाँ, रसायन उद्योग भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इतने बड़े देश को जोड़ने के लिए परिवहन और संचार भी जरूरी है। नेटवर्क कैसा है? बहुत जरूरी है और इसमें काफी विकास हुआ है। भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से है। करोड़ों लोग रोज सफर करते हैं। सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का भी घना जाल है। नेशनल हाईवे बहुत अहम है। स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी परियोजनाओं ने बड़े शहरों को जोड़ा है। समुद्री व्यापार के लिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे बड़े बंदरगाह हैं। हवाई यात्रा भी अब आम हो गई है। दिल्ली, मुंबई सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। और संचार, मोबाइल, इंटरनेट, उसमें तो क्रांति आ गई है। अब गांव-गांव तक पहुंच है। आखिर में बात करते हैं जनसंख्या और शहरीकरण की। हाँ, ये भारत की एक बड़ी पहचान है। हाँ, आबादी तो बहुत है। 2011 में 121 करोड़ थी स्रोत के अनुसार। अब तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये आबादी एक समान नहीं फैली है। कहीं बहुत घनी है जैसे मैदानों में, तटों पर, कहीं बहुत कम जैसे पहाड़ों, रेगिस्तान में। राज्यों में सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ था 2011 में? बिहार में। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। और लोग शहरों की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ, शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। लोग काम और बेहतर जीवन के लिए शहरों में आ रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहर बहुत बड़े महानगर बन गए हैं। लेकिन इससे चुनौतियां भी आती होंगी। बिल्कुल, शहरों पर दबाव बढ़ता है। घर, पानी, साफ सफाई, ट्रैफिक, प्रदूषण, रोजगार, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। तो हमने देखा कि भारत वाकई में विविधताओं से भरा है। ऊंचे पहाड़, विशाल मैदान, पुराने पठार, लंबे तट, रेगिस्तान, द्वीप, हर तरह का मौसम, पेड़ पौधे, जानवर, मिट्टी, जमीन के नीचे खनिज, नदियों का जाल। खेती इसकी जान है, तो उद्योग और तकनीक भविष्य बना रहे हैं। और इन सब के बीच विशाल जनसंख्या। ये सब मिलकर भारत की एक बहुत जटिल और दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और जब इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि ये भौगोलिक विविधता और ये सारे संसाधन ये भारत के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। हर इलाके की अपनी ताकत है, अपनी कमजोरी है। कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा, कहीं तूफान, कहीं भूस्खलन। और भविष्य के लिए सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि बढ़ती आबादी और विकास की ज़रूरतों के बीच इन प्राकृतिक खजानों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। मतलब इस्तेमाल भी हो और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे भी रहें और फायदा भी सबको मिले। ये संतुलन साधना वाकई एक बड़ी चुनौती है। चुनौती भी है और अवसर भी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की ज़रूरत है।